नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे आदरणीय श्री विनोद बेहड़ा जी से मुलाकात करने का, और आज मैं यहाँ पवार खेड़ा फार्म पे आया हुआ हूँ। सर ने बहुत सारी वैरायटियाँ दिखाई, कुछ चर्चा भी हुई हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जानकर लगा कि बहुत ही कठिन है ये जो वैरायटियाँ और बीज बनाने का काम है। जैसे अब भी फिर चर्चा हुई कि सर ने बताया कि ये लाइन में जो वैरायटी लगी है ये सामने, ये टोटल रस्ट वाली है, और जब ये रस्ट उड़ के इसका इन वैरायटियों पे जाएगा तब पता चलेगा कि इनमें से कौन सी रोग रोधी है, फफूंद रोधी, और कौन सी नहीं है। तो इस तरह से बहुत सी चर्चाएं हुई है। और सर से मैं एक बात और जानना चाहूँगा, सर जी से जानना चाहूँगा, सर जी कुछ किसान ऐसे हैं, पंजाब तरफ भी हैं और भी हैं, इनका कहना है कि 3-4 अलग अलग वैरायटियों को मिला के बो दो, उसको बोने से उनमें हाइट बनेगी, कुछ छोटा रह जाएगा, कुछ बड़ा होएगा, कुछ जल्दी आएगा, कुछ लेट आएगा, तो उससे उत्पादन बढ़ेगा। तो ये तो मैं मानूंगा उत्पादन बढ़ेगा, पर ऐसा करके बोने से सर जो पौधे का जो मतलब बीज का जीन है, मतलब आप मेरी भाषा में मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, तो वो चेंज हो जाएगा क्या? देखो, जो गेहूं है ये एक स्वपरागित फसल है, सेल्फ पॉलिनेशन जी। इसके गेहूं की जो फूल रहता है, फ्लावर स्पाइक जिसको अपन बोलते हैं जी, बाली जिसको बोलते हैं, उसी के अंदर मेल रहता है और उसी के अंदर फीमेल रहता है जी। मतलब उसी के अंदर मादा रहती है, उसी के अंदर पुरुष रहता है जी। तो वो आपस में पॉलिनेशन होके उसके बाद ही फ्लावर खुलता है जी। तो उसमें दूसरा पौधे का मेल फ्लावर, उसमें मेल पोलन या मेल परागकण उसमें नहीं आता है, तो इसलिए इसमें जीन चेंज होने की बहुत ही कम संभावना रहती है। इसलिए हम लोग इसको पहले मेल को निकालते हैं और फिर उसमें दूसरी वैरायटी का मेल पोलन लाके उसमें डालते हैं, तभी वो क्रॉस होता है, क्रॉस सीड बनता है। मतलब अपन जैसे किसान मान लो मंडी बीज बेचना चाहे और अधिक उत्पादन लेना चाहे तो इस तरह से बो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, देखो जितने किसान है कि एक्चुअली मिक्सिंग तो हो ही जाती है, चाहे हम बोनी के टाइम में देखें तो सीडिल में मिक्सिंग हो जाती है, हार्वेस्टिंग के टाइम देखें तो हार्वेस्टर में मिक्सिंग हो जाती है, तो किसान तो अधिकतर मिक्सिंग तो हो ही जाती है। तो मिक्सिंग से उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव सिर्फ वातावरण का पड़ता है उत्पादन में। अब क्या है कि जैसे 2-3 वैरायटी 4 वैरायटी की अपन मिक्सिंग करते हैं, तो उसमें अगर कोई ससेप्टिबल वैरायटी जो रोग के प्रति ग्राही वैरायटी है, अगर वो उसमें मिक्स हो जाती है तो उसमें रोग लग जाता है, तो उससे उत्पादन कम होने की संभावना रहती है। अदरवाइज कुछ एक कॉन्सेप्ट भी आया था मल्टी लाइन किस्म का, जो हमारे भारत रत्न डॉक्टर स्वामीनाथन ने विकसित किया था, और किस्में भी आई थी, इसमें 4-5 किस्मों को मिलाकर के बोने की आवश्यकता है। किंतु उसमें बीज उत्पादन में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि सब वैरायटी का अलग अलग कैरेक्टर होता है। तो जब हम आधार बीज या प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए जाते हैं तो उस समय वहाँ उसका उत्पादन नहीं हो सकता है। बाकी किसान तो वही क्रिया करते हैं जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। तो अगर अच्छी हाई यील्डिंग 4-5 एक जैसी दिखने वाली वैरायटी का आपस में मिक्सिंग करते हों तो उसमें उत्पादन में हो सकता है कि बढ़ोतरी भी हो जाए और कम भी हो जाए। ऐसा कोई मतलब कि हमारे अनुसंधान में तो नहीं है ये तो किसानों के अपने अलग अलग। इसमें क्रॉसिंग करते हैं, क्रॉसिंग करके फिर 7 साल तक सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करके फिर उसकी यहाँ पे ट्रायल लगाते हैं, और स्टेशन पे ही ट्रायल होता है। स्टेशन पे हम जब उससे संतुष्ट हो जाते हैं कि ये वैरायटी मतलब जो आने वाली वैरायटी जितनी भी आ गई वैरायटी उनसे बेस्ट है, तो उसको फिर हम ट्रायल में भेजते हैं। फिर ट्रायल में उसकी 3 साल तक टेस्टिंग होती है, 1 साल 2 साल 3 साल। 3 साल में जो वैरायटी जो बेस्ट वैरायटी है उससे सुपीरियर होती है, तो फिर वो वर्कशॉप में आइडेंटिफाई हो जाती है, और आइडेंटिफाई होने के बाद वो रिलीज होती जाती है। भारत सरकार उसको नोटिफाई कर देती है, गजट नोटिफिकेशन में आ जाती है, और जब गजट नोटिफिकेशन में आने के बाद में फिर वो सीड चेन में आती है। फिर सबसे पहले उसका न्यूक्लियस सीड बनता है,
न्यूक्लियस से ब्रीडर बनता है, फिर F1 ब्रीडर से फाउंडेशन बनता है, फाउंडेशन से सर्टिफाइड प्रोसेस। तो सर्टिफाइड सीड जो बीज है वो किसानों को पास पहुंचता है अनाज उत्पादन के। तो उसमें लगभग 15 साल लग जाते हैं एक वैरायटी को डेवलप। सर वही मेरा क्वेश्चन था, जैसे आप इतने अथक वैरायटी बनाने, हाँ कई बार ये रहता सर, क्या तो एटमॉस्फियर इफेक्ट या फिर टेम्परेचर इफेक्ट या जो भी आप कहें, या वैरायटी में कुछ ऐसा रहता है सर जो पेरेंट्स से आते हैं जेनेटिकली, यदि वैरायटी फेल होती है तो सर मतलब देखो वैरायटी जो है ना, वैरायटी एक्चुअली मल्टी इन्वायरमेंट में टेस्टिंग होती है। हाँ वही ऑल इंडिया जाती है सर। लगभग 15 से 16 जो हमारा 4 जोन बने हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन, नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन, ये अपना सेंट्रल जोन, अपन सेंट्रल जोन में आते हैं, और एक पेनिनसुलर। तो पूरे एक जोन में कम से कम 15 से 16 जगह पर कोई भी एक वैरायटी टेस्टिंग होती है मल्टी इन्वायरमेंट। सबके डेटा का मीन निकाल के फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। तो ये मेगा इन्वायरमेंट में टेस्टिंग होती है। फिर जब किसान के खेत में जाती है तो वो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है। तो जब किसान के खेत में जाती है तब जो है माइक्रो इन्वायरमेंट में भी अगर वो फिट हो जाती है तो फिर उस पर वातावरण का प्रभाव अगर पड़ता भी है तब भी वो परफॉर्मेंस करती है। जैसे कि एक किसान के यहाँ बढ़िया उत्पादन दिया, हाँ, अगले और उससे हो सकता है 10-20 किलोमीटर या उसी गांव में दूसरे किसान के यहाँ जो परफॉर्मेंस नहीं दिया, उसका मतलब ये है कि उस पर इन्वायरमेंट का प्रभाव है। तो ये इन्वायरमेंट का प्रभाव सिर्फ उसी साल के लिए रहता है। जब हो सकता है अगले साल लगाए तो उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिले तो वो बढ़िया उत्पादन, तो ये उसका रहता है। बाकी उसमें जो जीन्स है उत्पादन करने वाले, जो जीन्स है जैसे कि टिलरिंग बढ़ाने वाले की, उसका बायोमास बढ़ाने वाले, जैसे कि उसकी स्पाइकलेट्स जो रहती है, स्पाइक में दाने भरने वाले, ये सब जीन्स का कमाल रहता है। तो वो जीन्स जो है वो अपना काम करते हैं। पर क्या बात होता है कि 2 तरह के क्लाइमेट रहते हैं। एक तो ये बड़ा क्लाइमेट जो है, इसको मेगा क्लाइमेट में, और एक ये जो हमारा माइक्रो क्लाइमेट, ये जितनी जगह में लगा, जगह की फर्टिलिटी अलग है, यहाँ की इधर की फर्टिलिटी अलग है, ऊपर की फर्टिलिटी अलग है। माइक्रो इन्वायरमेंट में भी जीन्स ही काम करती है, पर कुछ उनको फेवरेबल कंडीशन मिलना चाहिए, तो वो उसमें फेल हो जाती है। और जरूरी नहीं हर साल फेल होती, कभी कभी फेल, मतलब वही सर ओकेशनली एनवायरनमेंट, धूप गति, कोई टेम्परेचर तेज हो रहा है, हाँ ऐसा रहता है। बाकी ये पूरा कम या 10,000 वैरायटी हमारी लगी हुई, इन 10,000 वैरायटी पे हम काम करते, और फिर इधर हमारे पूरा ब्रीडिंग मटेरियल लगा हुआ है। और ये ट्रायल हमारे 3 कंडीशन में हम लोग काम करते हैं। एक तो अर्ली सोन कंडीशन, इसमें अपन 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक भी अपन जा सकते हैं। उसमें हमारी इस बार एक किस्म आई है JW 1399, और इसके बाद आता है हमारा रेन फेड कंडीशन, मतलब रिस्ट्रिक्टेड इरिगेशन, कम पानी वाली कंडीशन। तो कम पानी वाली के कंडीशन में हम सिर्फ एक ही पानी देते हैं, एक तो उगाने के लिए देते हैं, उसके बाद एक फिर उसकी ग्रोथ के लिए देते हैं यूरिया पानी। यूरिया भी कम डलता है कम पानी वाला। तो उसमें भी हमारी एक किस्म आई है JW 1398 जो कि कठिया गया चीज में। और इसके बाद जो तीसरी कंडीशन आती है वो आती है टाइमली सोन कंडीशन। तो इसकी जो ड्यूरेशन रहता है टाइमली सोन कंडीशन का वो 5 नवंबर से 15 नवंबर तक में ऑप्टिमम यही रहता है। बाकी 25 नवंबर तक अपन चले जाते हैं। उसके बाद जो लेट सोन की कंडीशन आती है, ये लेट सोन के ट्रायल तो ये हमारे 7-8 नवंबर, तो ये 15 दिसंबर तक जाती है। 15 दिसंबर भी रहता है। तो जितनी लेट सोन कंडीशन वाली रहती है ये सब हीट टॉलरेंस होती है, क्योंकि बाद में गर्मी हो टेम्परेचर अधिक हो जाता है, तो उस समय गर्मी के कारण सीड सेटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो सर ये लेट तो इसमें दाना छोटा रह जाता है, पर चीज रहती है जो यहाँ पर लगी हुई है, इनमें से जो वैरायटी रिलीज होती है वो किस्म गर्मी के लिए सहनशील होती है, और उसमें दाने का साइज भी मोटा बनता है, और वो पकने में अपनी जो ड्यूरेशन है उसको कम कर लेती है। उसमें जो जीन्स काम करते हैं वो ड्यूरेशन को कम कर देते हैं, वो जल्दी पक जाती है, दाना उसका मोटा रहता है, और अपनी ग्रोथ भी वो जल्दी करती है। जैसे कि अब ये इसमें अभी एक पानी भी नहीं दिया है, पर गेहूं ऐसा लग रहा है कि एक पानी दे दिया है।
तो ये ऐसी कंडीशन में और टिलरिंग भी चला रहा है टिलरिंग भी चला रहा है। तो ये लेट सोइंग में इसलिए जीनोटाइप ही ऐसे मतलब लेट सोन कंडीशन वाले ऐसे सुटेबल जीनोटाइप रहते हैं कि वो अपने आप को वृद्धि कर लेते हैं, ये रहता है। और अपना जो होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन वाला जो एरिया है ये अधिकतर लेट सोन कंडीशन वाला है, क्योंकि धान की खेती की वजह से तो दिसंबर, हाँ दिसंबर में जाते हैं, कुछ जनवरी तक भी जाते हैं। और आजकल तो किसान जो है अर्ली सोन, इसमें भी अपना जो मटर वाला एरिया, सब्जी वाला एरिया, तो मटर निकाल के फिर गेहूं बो देते हैं, या जैसे कुछ मालवा के एरिया आलू वाला, आलू वगैरह तो आलू निकाल के फिर लेट वाली वैरायटी बो देते हैं। तो उसमें ये वैरायटीज बहुत सुटेबल रहती है। इसमें जो इस साल एक वैरायटी आई थी जैसे 1674 HI की 1674, बहुत शानदार वैरायटी, बढ़िया चल रही है सर। और 2 वैरायटी इस साल आई है, एक DVW 425 आई है और एक GW की 556 आई। ये दोनों भी लेट सोन कंडीशन में जबरदस्त वैरायटी है। एक टाइमली सोन से, क्योंकि अब लेट में बोते हैं, थोड़ा तो उस पर एनवायरनमेंट का प्रभाव आता है, तो उत्पादन उतना टाइमली सोन के बराबर तो नहीं मिलता है, पर जो अन्य किस्में अपन टाइम लेट सोन में लगाते हैं उनकी तुलना में इनका उत्पादन बहुत जबरदस्त रहता है।